या फिर किसी ऐसे एनिमे कैरेक्टर की कि जिसके पास दैवीय शक्तियां हो, तो ऐसे एनिमे कैरेक्टर्स को गॉड का दर्जा दिया जाता है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 गॉड बेब्लेड्स इन बेब्लेड ऑल सीरीज के बारे में। तो कैसे हो सभी? सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको उन बेब्लेड्स के बारे में बताऊंगा जिनका गॉड के साथ कनेक्शन है। तो गाइज, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करे यार, ऐसे और सारे ऑसम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दो हर एक नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ आप मेरे सेकंड चैनल एफएस रूम्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। Yo, ánimo. 10th प्लेस पर आता है कर्बियस। ग्रीक मैथोलॉजी में कर्बियस को अंडरवर्ल्ड का गार्डियन डॉग बताया गया है, जो कि हेडीज के ऑर्डर्स को मानता है और अंडरवर्ल्ड की रक्षा करता है। अब एक फन फैक्ट सुनो, ग्रीक मैथोलॉजी का ये गार्डियन डॉग बेब्लेड की तीनों एनिमे सीरीज बेब्लेड ओरिजिनल, मेटल और बर्स्ट में दिखाया गया है, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया था। बेब्लेड वी फोर्स में इसका नाम सेराबेरस था और इसको जियो कंट्रोल करता था, और वहीं बेब्लेड मेटल सीरीज में इसको हेडीज कर्वैक्स के नाम से दिखाया गया था और इसका पार्टनर इसका कंट्रोलर डेमियन था। और बेब्लेड बर्स्ट सीरीज में इसका नाम कर्बियस कर दिया गया था, जहां पर इसको बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में काइल हाकिम नाम का बेब्लेडर कंट्रोल करता था। और इन्हीं सब चीजों की वजह से कर्बियस मेरी लिस्ट में 10th प्लेस डिजर्व करता है। 9th प्लेस पर आता है अनूबियस। अनूबियस का रिलेशन इजिप्ट की मैथोलॉजी से है। अनूबियस को इजिप्ट में गॉड ऑफ डेथ माना जाता है। और हाँ, इजिप्ट में लोगों को डेथ के बाद उन्हें मम्मी बनाकर बॉक्स में इसीलिए रखा जाता है जिससे कि अनूबियस उनकी आत्मा को निकाल सके। बस इतना ज्ञान काफी है, वरना आप लोग कहोगे कि एएफएस एक बोरिंग हिस्ट्री टीचर बन गया है। अब आते हैं एनिमे पर। हमें एनिमे में अनूबियस उतना पावरफुल नहीं दिखाया गया है क्योंकि वो यूकी को मिला था और यूकी ने कभी उतनी ज्यादा बेब्लेडिंग नहीं करी थी, इसीलिए अनूबियस मेरी लिस्ट में 9th प्लेस पर आता है। 8th प्लेस हेलियोस। हेलियोस नाम का बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग के वन ऑफ द मेन कैरेक्टर हिकारू के पास है। और अगर आपने बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग देख रखा है तो आपको हेलियोस की ताकत का अंदाजा तो पहले से ही होगा। और ग्रीक मैथोलॉजी में हेलियोस को द गॉड ऑफ सन कहते हैं। 7th प्लेस पर आता है पोसाइडन। पोसाइडन को ग्रीक मैथोलॉजी में गॉड ऑफ सी अर्थात समुद्र का राजा कहा जाता है। ग्रीक मैथोलॉजी में पोसाइडन की पावर लेवल बहुत ही ज्यादा बताई गई है, और ये तो हमने तभी जान लिया था जब हमने बेब्लेड जी रेवोल्यूशन में मिस्टाइल के बेब्लेड पोसाइडन को देखा था। मिस्टाइल ने मैक्स के अगेंस्ट बेबैटल ड्रॉ कर दी थी और उसने रे को भी कड़ी टक्कर दी थी। इनफैक्ट व्हाइट टाइगर्स टीम के सारे मेंबर्स मिस्टाइल की स्ट्रेंथ को देखकर चौंक गए थे, और इन्हीं सब चीजों की वजह से पोसाइडन मेरी लिस्ट में 7th प्लेस डिजर्व करता है। 6th प्लेस पर आता है पेगासस। ग्रीक मैथोलॉजी में पेगासस को गॉड बताया गया है जो कि ज़ियस की सेवा करता है। और अगर हम केवल बेब्लेड की बात करें तो तुम सभी को तो पता ही होगा कि जिंगा की पावर कितनी ज़्यादा थी। जिंगा का पेगासस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिंगा ने पेगासस के दम पर एक बार बैटल ब्लेडर्स टूर्नामेंट भी जीता था, और साथ में उसने अपनी टीम गैन गैलेक्सी को भी बेब्लेड मेटल मास्टर्स में जीत दिलाई थी। तो आप तो समझ ही सकते हो कि पेगासस की पावर कितनी ज़्यादा है। 5th प्लेस पर आता है हेडीज। हेडीज को ग्रीक मैथोलॉजी में अंडरवर्ल्ड का किंग और द गॉड ऑफ डेथ कहा जाता है। और इतना ही नहीं, ग्रीक मैथोलॉजी का सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर अगर कोई ताकतवर गॉड है तो वो भी हेडीज ही है। और अगर हम बेब्लेड मेटल सीरीज की बात करें तो हमें बेब्लेड मेटल मास्टर्स में हेडीज कर्बैक्स नाम का एक बेब्लेड देखने को मिला था जिसका ओनर डेमियन था। और हेडीज कर्बैक्स में हेडीज के साथ साथ कर्बियस की भी पावर कंबाइन थी। और वहीं अगर हम बेब्लेड बर्स्ट टर्बो की बात करें तो बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में हाइड के पास एक बेब्लेड था जिसका नाम हेडीज था। और आप सभी को तो पता ही है कि हाइड का हेडीज कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने आइगर को 4-0 के स्कोर से हराया था, तो इसीलिए वो मेरी लिस्ट में 5th प्लेस पर आता है। 4th प्लेस एल्ड्रैगो। ग्रीक मैथोलॉजी में या फिर किसी और मैथोलॉजी में एल्ड्रैगो नाम का कोई भी गॉड नहीं है, लेकिन जब बेब्लेड मेटल फ्यूरी में रायोगा की डेथ हो गई थी तो उसके बाद जब वो बेब्लेड शोगन स्टील की मांगा में दिखाया गया था तो वो एक गॉड बन गया था और उसको हराना नामुमकिन हो गया था। तो इसीलिए रायोगा का एल्ड्रैगो मेरी लिस्ट में 4th प्लेस पर आता है। 3rd प्लेस पर आता है ड्रॉन्जर और फीनिक्स।
ड्रॉन्जर और फीनिक्स को एक साथ थर्ड प्लेस पर रखने का मेन रीजन ये है कि ग्रीक मैथोलॉजी में फीनिक्स बर्ड इमॉर्टल बताई गई है। आई मीन फीनिक्स कभी मर ही नहीं सकती, और जो कभी मर ना सके वही तो गॉड होता है। अगर हम काय के ड्रॉन्जर के बारे में बात करें तो काय का ड्रॉन्जर तो काफी ज्यादा शक्तिशाली है ही। काय के ड्रॉन्जर ने ब्रुकलिन के ज़्यूस तक को भी हरा दिया था। और अगर हम फाई के फीनिक्स के बारे में बात करें तो फीनिक्स तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ही। और जब फाई ने हाइड के बेब्लेड हेडिस और फीनिक्स को कंबाइन करके अपना बेब्लेड रेड फीनिक्स बनाया था तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि कोई भी बेब्लेडर उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। शू का स्प्राइजन और फ्री का फैफनियर भी फीनिक्स ने ही तबाह कर दिया था। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये दोनों मेरी लिस्ट में थर्ड प्लेस पर आते हैं। सेकंड प्लेस पर आता है नेमेसिस। अब यहाँ पर काफ़ी सारे बेब्लेड फैंस ये देखकर चौंक गए होंगे कि मैंने नेमेसिस को सेकंड प्लेस पर क्यों रखा है, क्योंकि नेमेसिस ने तो बेब्लेड मेटल फ्यूरी में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी। नेमेसिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताया भी गया है और नेमेसिस को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेब्लेड में कहते भी हैं, पर ग्रीक मैथोलॉजी में सच्चाई बिल्कुल अलग ही है। ग्रीक मैथोलॉजी में नेमेसिस एक गॉड नहीं बल्कि एक गॉडेस है, और नेमेसिस को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि गॉडेस ऑफ रिवेंज कहते हैं, और उसकी पावर भी ज़्यूस से काफी कम है। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से नेमेसिस मेरी लिस्ट में सेकंड प्लेस डिजर्व करता है। फर्स्ट प्लेस पर आता है ज़्यूस। ग्रीक मैथोलॉजी में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सुपीरियर गॉड कहा जाता है ज़्यूस को, और ज़्यूस के पास इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो पूरी दुनिया को तबाह करने का दम रखता है, और ज़्यूस को द गॉड ऑफ स्काई भी कहते हैं। और अगर हम ब्रुकलिन के बारे में बात करें तो ब्रुकलिन एक रहस्यमय बेब्लेडर तो था ही, उसने कभी प्रैक्टिस भी नहीं करी थी, लेकिन फिर भी सब उसे बेब्लेडिंग का जीनियस कहा करते थे। और जब वो दोबारा काय के साथ बे बैटल करता है और उस बे बैटल में वो हार जाता है, तब हमें ज़्यूस की डार्क साइड देखने को मिली थी। ज़्यूस ने अपना पूरा कंट्रोल बना लिया था ब्रुकलिन के ऊपर, और द गॉड ऑफ स्काई तो उसे कहते ही हैं, और इसी वजह से ब्रुकलिन भी आसमान में उड़ने लगा था और उसने अपना एक अलग ही डायमेंशन बना लिया था। और आखिरी एपिसोड में जो उसने एकदम तबाही मचा के रख दी थी, उससे कोई भी बेब्लेड फैन भूल नहीं पाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेरी लिस्ट में फर्स्ट प्लेस पर आता है ब्रुकलिन का ज़्यूस। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो टॉप 10 गॉड